ओके। सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। जिनको जुड़ना है जुड़ चुके हैं। ट्रेन बहुत लेट चल रही है, ऑलरेडी 7:12 हो गया। आप लोग प्रयास करें कि 7 बजे तक जुड़ जाएं, है ना। लिंक ओपन रहता है ना। आप 7 बजे से पहले भी जुड़ के बैठ सकते हैं, तो 2 मिनट पहले जुड़ जाएंगे तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा, ताकि 7 बजे हम लोग एग्जैक्टली अपना डिस्कशन शुरू कर लेंगे। ओके। तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं, हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज। जैसा हम लोग प्रतिदिन करते हैं, 2 टॉपिक रोज डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम्स है उससे संबंधित है, और दूसरा टॉपिक एक अ, हिंदी मुहावरा, जो कि अक्सर एसएससी में पूछ लिया जाता है। मुहावरा क्या है? आप भला तो जग भला। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करने हैं। आप लोगों ने तैयार किए हैं टॉपिक ये? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने टॉपिक तैयार किया है? सर ये इंग्लिश वाली तो पहले की थी, और हिंदी वाला तो विचार परख है, तो वो किया नहीं है, अभी हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, शुरू कीजिए फिर। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जो स्पेस से जुड़ी एजेंसी है, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, जी सर। तो इसरो ने खूब तरक्की करी है। तरक्की करी का मतलब कि बहुत सारे सक्सेसफुल स्पेस मिशंस इन लोगों ने लॉन्च करे हैं, और मतलब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनका स्थान, अगर हम वैश्विक परिदृश्य में बात करें, तो बन चुका है। तो इसी वजह से यह एक रेलेवेंट टॉपिक हो जाता है हमारी तैयारी के लिए। ठीक है ना। रेलेवेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और इसमें मतलब अलग अलग तरीके से ऐसे के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए एक डिटेल डिस्कशन हम लोग आज इस टॉपिक के ऊपर करेंगे। पिछले सेशन में संतोष जी ने कराया था आपको, जरूर उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज के इस सेशन में। ठीक है। और जो भी तैयारी आप सबों ने करी है इसके बारे में एक एक करके मैं चाहूंगा, एक एक टॉपिक पे एक एक करके आप लोग उसके बारे में चर्चा करें, बताएं। ठीक है। सो कौन शुरू करेगा? सर मेरे पास ये है, मैंने कहीं से कॉपी किया है और सिर्फ पढ़ रहा था मैं। तो सर लेकिन ये हिंदी में है, मतलब मैंने जो लिखा है सर वो हिंदी कोई में। बात नहीं। देखिए, जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ उसे हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। हाँ। किसी भी तो भाषा में आप तैयार करें। अब भैया, आप तो अनुवादक है ना, वैसे भी आप सब तो अनुवादक हाँ सर, लेकिन उसमें जो कोटेशन ऊपर में यूज किया गया है वो बहुत अच्छा से काव्य खंड से शायद लिया गया है। हैं। लेकिन सर उसकी अंग्रेजी कैसे की जाए? नहीं, उसकी अंग्रेजी नहीं है। जरूरी थोड़ा ना है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में केवल अंग्रेजी में ही पूछेगा, हिंदी में भी तो पूछ सकता है। हाँ जी सर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं शेयर करता हूँ। परिचय के साथ ही ये स्टार्ट किया गया था। तोड़ दो यह क्षितिज को, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। ये डबल हम्म, इन्वर्टेड कॉमा से। हम्म।
भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कई विकसित देशों ने इसका हम्म, मजाक बनाया था, हम्म, परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। हम्म, भारत ने अपने दम पर सब कुछ विकसित किया है हम्म। और इस उभरते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र से भारत का प्रभाव विश्व में कई गुना बढ़ा है। ठीक है। इसकी यदि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बोला जाए तो साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज हम्म, भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। हम्म, अंतरिक्ष की कल्पना तो बहुत दूर की बात थी, हम्म। लेकिन हम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। ठीक। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी भारत में। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे हम्म, और वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। हम्म, और इसके बाद कुछ उपलब्धियां हैं भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियां, जैसे हम्म, जैसे हिस्ट्री बोलते हैं तो शुरुआत हुई है इसरो की स्थापना के बाद 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। हम्म, उसके बाद उसके बाद अब तक अनेक मिशन भेजे, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, नेविगेशन उपग्रह, आदित्य एल 1 आदि प्रमुख हैं। हम्म, इसरो अब तक चांद पर 3 बार मिशन भेज चुका है। हम्म, साल 2008 में चंद्रयान प्रथम हम्म, लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला मून मिशन था जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। हम्म, इसके बाद साल 2019 में चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था, जो पूर्णतः सफल नहीं रहा। लैंडिंग के अंतिम क्षणों में संपर्क टूट गया। हम्म, फिर जुलाई 2023 को तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 भेजा गया। इसके साथ ही चंद्र के दक्षिणी ध्रुव के पास तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। हम्म, जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र हम्म, व्योम मित्र को लॉन्च किया गया था। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य एल 1 का प्रक्षेपण किया है, लॉन्च किया है। इसके हम्म, साथ ही भारत आने वाले समय में कई अन्य महत्वपूर्ण मिशनों पर भी काम कर रहा है। हम्म, अ, चंद्रयान 3 और आदित्य एल 1 की सफलता के बाद भारत के आगामी मिशन में मंगल और उसके बाद शुक्र भी है। एक मिशन में तो पूरी धरती की सुरक्षा के लिए भी है। हम्म, अ, अगले साल इसरो अंतरिक्ष में 3 भारतीयों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें 2 पुरुष हैं, एक महिला अंतरिक्ष यात्री होंगे। जिस इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है, गगनयान। हम्म, 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वो रूस के सोयूज T11 यान से वहां पहुंचे थे। सर, यहाँ पे मैंने सोचा है कि इतना वो लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही थी, बस ये मैं लिख दूंगा यदि राकेश शर्मा अंतरिक्ष हम्म, तक पहुंचने वाले थे। बस ऐसा करके हम्म, चांद, सूरज और मंगल ही नहीं, इसरो की नजर पृथ्वी से 6 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूर शुक्र पर भी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। हम्म, और फिर आगे है भारत की इसरो और अमेरिका की नासा मिलकर निसार मिशन पर काम कर रहे हैं। हम्म। निसार यानी इंडिया यूएस बिल्ड सिंथेटिक अच्छा। अपर्चर रडार, निसार। ओके। हम्म, ये थोड़ा सा डेटाबेस तो याद करने वाली चीज है, जो कि दुनिया में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा का अंदाजा पहले ही लगा सकती है। हम्म, भारत, अमेरिका, रूस, चीन के सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष क्लब में शामिल होकर अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। हम्म, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन हो। और इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे भारत के पास एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकों का अभाव है। हम्म, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल, री एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस सूट आदि अभी विकास की प्रक्रिया में है। हम्म, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। हम्म, पीएसएलवी और जीएसएलवी 2 भारतीय प्रक्षेपण यान हैं जो उपग्रह और मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैनात किए गए हैं, जो अभी तक मैन रेटेड
मतलब शून्य विफलता वाले लॉन्च व्हीकल की सुरक्षा और अखंडता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, नहीं है, मतलब अभी तक वो मैंडेटरी नहीं है। हम्म, और फिर इसमें सुधार की बात की जाए तो नीतिगत सुधारों में अंतरिक्ष की उड़ान, 21वीं सदी का भारत जिस दृष्टिकोण से बढ़ रहा है, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है, जो अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। पहला है प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आज़ादी, दूसरा है सरकार की भूमिका योग्य बनाने वाले इनेबलर के रूप में भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना, और चौथा है अंतरिक्ष क्षेत्र को सामान्य मानवीय प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। और ये सब बातों को बोलते हुए निष्कर्ष आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ना, इसरो के अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों को का प्रक्षेपण भी कर रहा है। वर्तमान में 18,000 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की वैज्ञानिक भावना, हमारे टेक्नोलॉजी का और हमारे वैज्ञानिक स्वभाव का लोहा मान चुकी है। सर ये जो है ये मैंने खुद से तो नहीं लिखा, ये मैंने इसे कॉपी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो अच्छा ऐसे। मैंने शेयर कर दिया। अगर इसका पीडीएफ है तो आप शेयर कर दीजिएगा, अच्छा ऐसे। और बाकी हाँ लोगों के सर, लिए टास्क तो ये है, मैंने लिखा ही है, मैं शेयर कर दूँ। हाँ बाकी लोगों के लिए टास्क ये है कि इसको पढ़ें। हाँ, शेयर मैं दे देता हूँ, मैं अभी ग्रुप में दे दूँगा ताकि लोग पढ़ के भी इसे नॉलेज लें। और फिर इसके आधार पे आप लोग इंग्लिश कैसे लिखने का भी प्रयास करें। और सर मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, जैसा आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसमें फैक्चुअल और डेटा वो जो है ना, वो नहीं है इसमें डाला हुआ। इतना है कि हम लोग आसानी से अपने ही भाषा में लिख सकते हैं, और बहुत चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें याद करने की इसमें है भी, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उतना तो हो जाएगा, आसानी से हाँ, हो जाएगा। वो जनरल नॉलेज की तरह है, वो सब लोग जानते ही। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, सिंपी मिश्रा जी, दीपा मीना जी, गौरव कुमार जी, राज आर्यन सिन्हा जी, रितु कनुप्रिया जी, और कौन लोग हैं। गुड और मॉर्निंग सर। किसी जी गुड मॉर्निंग, तुषार सर जी। जी सर, सर ये इंट्रोडक्शन में ये भी ऐड कर सकते हैं कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा से लुभाती रही है। और आर्यभट्ट वगैरह के टाइम से ही हमारे अंतरिक्ष के जो खोज हैं उनमें जागरूकता आई थी। जैसे नक्षत्रों, तारों, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान आदि का भी भारतीय समाज में हमेशा से महत्व रहा है। इतिहास में भी, मतलब पूर्वजों में सदियों पुराने टाइम में भी, महर्षियों ऋषियों के टाइम में, तो उसका शुरुआत वहां से भी होता है। और फिर आधुनिक काल में विक्रम साराभाई और सतीश धवन आदि वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए इसरो आज एक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी संस्था के रूप में भूमिका अपना निभा रही है। यह एक संस्था है जो कि पीएमओ से गाइड होती है और भारत के अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। सर इस तरीके से इतिहास से भी शुरू कर सकते हैं इसे इंट्रोडक्शन में। और आगे सर पीएसएलवी और जीएसएलवी दोनों के बारे में सर ने बताया था, आनंद सर ने, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और सर दूसरा एक इसका आयाम है कि पहले जब हम अंतरिक्ष में उतने विकसित नहीं थे, तब अमेरिका द्वारा विकसित सर जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे हम निर्भर करते थे, जिससे क्या होता था कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता था। और इसमें फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और साइक्लोन वगैरह के बारे में जानकारी मिलने में कठिनाई होती थी, जिससे नेचुरल कैलेमिटीज को हम रोक पाने में थोड़े डिले हो जाते थे और नेचुरल कैलेमिटीज से हमें नुकसान होती थी। आज हम अपना खुद का नाविक नाविक का सर फुल फॉर्म अभी नहीं याद आ रहा। नाविक हम लोग अपना डेवलप कर चुके हैं, जिससे हम रियल टाइम वेदर फोरकास्ट कर पा रहे हैं और पोजिशनिंग सिस्टम के लिए उसी पे निर्भर हैं। इससे
अभी हाल में आया हुआ चेन्नई साइक्लोन, उसको हम प्रिवेंट करने में सक्षम हो पाए, और इस तरीके के वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए काफी हम एक सटीक फोरकास्टिंग कर पा रहे हैं। दूसरा सर इसका आयाम है कि अब सैटेलाइट तो लॉन्च कर रहे हैं, बाकी चीज भी इसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इसकी सर सुरक्षा की भी चिंता करनी होगी, जिसके इसी के मद्देनजर सर आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ने अपना नाम भी बदलने का प्रस्ताव रखा है, जिसको इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स करने का सुझाव दिया गया है, जो कि आने वाले समय में सैटेलाइट्स वगैरह जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसको ही मैं आगे बढ़ाते हुए बोलती हूँ कि इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था, और फिर इन्होंने सन 2014 में इन्होंने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्ण मंगलयान स्थापित किया था, और फिर पीएसएलवी लिया इन्होंने जो 2007 में किया था, और इसमें इन्होंने इसरो ने इसमें सबसे बड़े उनका ये था कि इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट में चांद में पानी खोजने में कामयाब रहा था, और इसरो ने कहते हैं कि जितना सबसे कम बजट में यह कार्य किया था, और कहा जाता है कि जितना इसरो 40 साल में खर्च करती है उतना तो नासा 1 साल में ही खर्च कर देता है। मतलब इतने कम बजट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी थी। और इसरो ने मतलब इसरो के कुल 13 सेंटर है, और यह सर ये भी इसमें कर सकते हैं। और जैसा कि मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश बन गया है, और जैसे और देशों के भी बारे में बोल सकते हैं कि अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ ने भी कई बार प्रयास किए, सोवियत संघ और चीन ने भी कई बार किए, लेकिन वो सब असफल रहे, और भारत ने ही इसमें उपलब्धि हासिल की है। और फिर इसके बारे में जो इनके इसरो के प्रमुख रॉकेट है पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेटों के इनको भी उपग्रह पर भेजा है। और सर इनको ही आगे बढ़ाते हुए शायद लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। कोई मुझे पार्टिकुलर मास ऑर्बिटर मिशन के बारे में बताइए। व्हाट इज मॉम? मॉम कैन बी एन इंडिविजुअल टॉपिक टू in the examination. Indian satellite launch capability can be an individual topic too. History of the Indian space programs topic can be in this way also. चंद्रयान भी एक आपके लिए टॉपिक हो सकता है। सर हिस्ट्री में इंडियन ऐसे स्टार्ट स्पेस नहीं कर मिशंस सकते कि चैलेंजेस, इंडियन स्पेस मिशंस चैलेंजेस एंड मतलब चुनौतियां और संभावनाएं, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज आपका टॉपिक हो सकता है। तो ये जो 5 अलग अलग पॉइंट्स हमने बनाए ना, these all points can be an individual topic for the exam, maybe asked in that way, है ना?
2022 में सर लॉन्च 2022 में आपसे कैसे ऐसे पूछे गए हैं। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बहुत ही सेगमेंटेड टॉपिक है। एन अनयूजुअल समर वेकेशन, एफॉरेस्टेशन, हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक प्रोवर्ब, एक हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक है, एक बहुत ही सामान्य टॉपिक है समर वेकेशन, अनयूजुअल समर वेकेशन। आप मतलब जिसमें पूरी तरीके से आपको कहा गया कि बस आपके अंदर जो क्षमता है ना लिखने की, दिखाओ क्या क्या सोच सकते हो, कल्पना क्षमता कैसी है, भाषा पे पकड़ कैसी है। सर एक जो अभी आप बोल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि सोशल वो जो वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा अच्छा होता कि मैं ये गर्मी समर वेकेशन वाला और या फिर दूसरा लिख लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। हिंदी में सोशल मीडिया आ गया है, और कैसे आया है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, बोला सोशल मीडिया मानवीय मानवीय निजता का उल्लंघन है। एक पार्ट, जब आप सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसे लिखने का सोचेंगे तो उसका एक पॉइंट आप बनाने का ऐसे प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो प्राइवेसी को का हनन है। सोशल मीडिया हनन ही तो है। ये पहले दुनिया में किसको क्या पता रहता था कि कौन आदमी कब कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है ना। अब तो सबको पता है किसने कितने बजे खाना खाया, ये भी पता रहता है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया ये भी दुनिया को पता रहता है ना। स्टेटस। हाँ, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि। पिछले वर्ष अगर देखें हम तो खेलों के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहा था। बहुत सारे पदक आए थे हमारे देश में। तो उस स्थिति में इसमें जो विमेंस की जो प्रेजेंस बढ़ रही है, और विमेंस जो है लगातार इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसमें वे लोग जो पदक लेकर आ रहे हैं, इससे संबंधित भी टॉपिक हो सकता है, इंडिविजुअल सेपरेट टॉपिक, है ना। तो थोड़ा सा इन लोगों ने पिछली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, और इस साल तो ये लोग चौंका ही रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट से सबको। तो मतलब यूपीएससी अलग चौंका रही है, एसएससी अलग चौंका रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बहुत ही पार्टिकुलर टॉपिक्स पूछे जाए, बहुत ही पार्टिकुलर टॉपिक्स, नॉट जनरल टॉपिक्स। तो इसीलिए हमें इस तरीके से ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। गांधीवाद की प्रासंगिकता, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था कि गांधीवाद जो था उसका आज के समय में, उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता रह गई। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जो जो सेगमेंट ये कवर करते हैं वो सारे सेगमेंट ऑलमोस्ट हम कवर कर लें। चलिए बताइए, किसी ने पढ़ा हो मॉम के बारे में, मिशन ऑर्बिटर मिशन। मान लीजिए अगर पूरा टॉपिक आ गया मिशन, कैसे करेंगे आप इसे। अनिशा नहीं है आज, अनिशा है सेशन में। सर वो तो नहीं दिख रही है। शी इज द वन हु इज मतलब लिटरली कंसिस्टेंट स्टूडेंट, लगातार आती हैं, है ना। एंड पूरे क्लास में प्रेजेंट रहती हैं, ऑलवेज शी इज मतलब शी रिप्लाईज और तैयार करके आती हैं, है ना। सर सबसे बड़ी बात है कि जॉब करने के साथ में वो इतना कर रही है, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं फिर भी। अच्छा। हम्म, जी बताइए, मास ऑर्बिटर मिशन के बारे में बताइए कुछ, क्या है मास ऑर्बिटर मिशन। लगता है आप लोगों ने तैयार किया नहीं है टॉपिक, जबकि ऑलरेडी डिस्कशन हो गया फिर भी। मास ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था। 2013 में। ओके, क्या था ये। अरे इतना सन्नाटा क्यों है।
सर मार्स मिशन सर यही वही है ना जो फिल्म नहीं। वाली? सर वो है फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट है सर ये। अच्छा, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान कहते हैं ना? हेलो। हाँ जी जी सर। सर। हाँ, तो Mars Orbiter mission, that is also known as Mangalyaan, was a landmark achievement in India's space programs or India's space exploration endeavors. Whatever India is doing, was trying to do in space. It was launched by the Indian Space Research Organization, that is ISRO. What was its aim? Mangalyaan aimed to explore Mars and demonstrate India's capability to undertake interplanetary missions. Okay, so what was the exact date of launching the Mangalyaan? It was 5th November 2013 when this was launched. It was launched using a polar satellite launch vehicle that is called PSLV C-25. Phone charger का, है ना? So PSLV C-25, PSLV stands for Polar Satellite Launch Vehicle. This was successfully placed the Mars orbiter spacecraft into an elliptical orbit around Earth. If you don't know these technical terms, like what is इलिप्टिकल ऑर्बिट, हालांकि इलिप्टिकल ऑर्बिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर अगर हम नहीं जानते हैं तो इट इज नॉट नीडेड कि हम इसको यूज ही करें, ऐसे वर्ड्स को यूज ही करें. सो द PSLV C-25 सक्सेसफुली प्लेस्ड द मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ भी लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स or what were the objectives of the Mars orbiter mission? The primary objective of Mangalyaan were to develop the technologies required for interplanetary missions. Okay, so अभी जैसा आपने बताया था, आप में से किसी ने, कि जितना नासा एक साल में खर्च करता है ना, उतने में हम ऐसे कई सारे मिशन कंप्लीट कर सकते हैं. Okay, so what was the technical advancement that was required, for our space missions? So that was one of the most important objective, or we can say one of the primary objective of Mangalyaan. Okay, so to develop the technologies required for interplanetary missions. Then the other objectives was explore the Martian surface. MARTIAN, Martian surface. Now, what is this Martian surface? Can anybody tell me? What is this Martian surface? Okay, if you can't tell or if you don't know, no problem. Just remember this term. Just remember this term, okay, and use it. Basically, the study of the surface of moon, the study of the surface of moon was the objective. कि क्या हम लोग चांद पे घर बना सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि भाई उसका जो उसकी जो जमीन है ना, उसकी जो जमीन है क्या वह इस लायक है कि हम लोग वहां पे घर बना के रह सकें, ताकि जो हिंदी फिल्मों ने रायता फैलाया है कि चांद के पार चलो और चांद पर चलो, तो उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप दिया जा सके. So this was one of the objective of mission और ये अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन. ठीक है, ओके. और क्या है? तो सबसे अब हम आते हैं कि भाई मार्स ऑर्बिटर मिशन की खूबियां क्या थी. व्हाट वेयर द फीचर्स, व्हाट वेयर द स्पेशलिटीज, व्हाट वेयर द जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, या जिसका कि हम लोग उल्लेख कर सकते हैं. तो अभी हाँ जी, हाँ जी बोलिए. तो सर शायद से अनम्यूट हो गया होगा उनकी नहीं का. What were the key features? The first key feature was cost effectiveness. That one of you just told that it was not very much expensive mission.
and this was the major cause that Mangalyaan and Mars Orbiter mission got an international attention, that it was one of the most cost-effective Mars missions ever conducted. You know, in such a low-cost price, no country of the world, could send their Mars mission. The entire mission was accomplished at a fraction of the cost of similar missions undertaken by other space agencies. देखिए, if you write in this way, how meticulously it is written. If you don't know that what was the exact budget, like one of you told that the cost that India may take in 40 years, that is spent by the NASA in 1 year. So that is kind of data that she has. But if you don't have that kind of data, so this is the way you can write it, and it will not be wrong that the entire mission was accomplished at a fraction of the cost of similar missions undertaken by other space agencies. जितना वो लोग खर्च करते हैं उसके मतलब उससे बहुत बहुत कम में हम लोगों ने इस मिशन को accomplish किया था. Then the other key features were the technological challenges. The mission presented several technological challenges, including the development of efficient propulsion system, autonomous operations, and communication over large distance. One more thing I would like to add here, that this kind of topics, if you want to write, these topics include some technical terms that you need to know, some technical specifications that you need to know. So someone who is not in habit to read the newspapers, someone who is not in habit to have the knowledge about the various contemporary things that are happening in our country or around the world, they will not be able to write on these kind of topics. These kind of topics can be written by only those who are who are in habit of reading regularly. Okay, so these technical specifications you cannot avoid while writing an essay on Chandrayaan mission, on Mars Orbiter mission, or on Indian Space Research Organization ISRO, or on Indian Space programs, or on Indian Stellars. इसके लिए एक वर्ड आता है Stellars, STELLERS. Stellars का मतलब क्या होता है? Don't know, sir. What is meaning of a stellar? Hello. Sir, no idea. अरे क्या आइडिया का फोन लेना पड़ेगा? स्टार्स से रिलेट, जैसे वो इंटरस्टेलर करके मूवी है तो उससे रिलेट करके मैं बता रही हूँ कि स्टार्स से रिलेटेड समथिंग में भी. मूवी का नाम तो आप लोगों को खूब याद रहेगा. कम से कम मूवी जो देखते हो उसका हिंदी अनुवादक बनना चाहते हो तो कम से कम जो अंग्रेजी मूवी का नाम सुना हो आपने, देखा हो, कम से कम उसका तो हिंदी पता कर लिया करो कि क्या है ये. क्या अनुवाद करेंगे बताइए? स्टेलर का अनुवाद क्या करेंगे? सर, स्टेलर की स्पेलिंग क्या है? STELLER. स्टेलर मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्टार्स, एज यू टोल्ड, समथिंग रिलेटेड टू द हमारे यहाँ हिंदी में एक नक्षत्र सुना है आपने? नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र. जी सर. तो ग्रह तो प्लेनेट होता है, नक्षत्र क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी सर. हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो वो शास्त्र है ना. स्टेलर होता है ना भाई. नक्षत्र को क्या बोलेंगे? हाँ अतीक्षा जी, नक्षत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्रह तो प्लेनेट हो गया, नक्षत्र को बोलेंगे छोड़िए ना सर, ट्रांसलिटरेशन कर देंगे, क्या अंग्रेजी का करना है, हमको आता है ना, NAKSHATRA लिख देंगे, है कि नहीं? तो स्टेलर वर्ड यू कैन यूज फॉर नक्षत्र, स्टेलर वर्ड यू कैन यूज फॉर स्टार. हेलो, गुड मॉर्निंग. अभी भी सो रहे हैं आप लोग? नो सर, गुड मॉर्निंग सर. नो सर. वही 31 दिसंबर आने वाला है, बस 7 दिन और बचे हैं. मैं तो सर नहा कर आ गया हूँ. अच्छा, वाह वाह.
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे लग रहा है आप। डराओ मत हम लोगों को आप। कल अनिशा जी की तरह दांत मत किटकिटाना कोई। डरा तो यार, नहाने की बात बोल रहे हो सुबह सुबह 8 बजे। तो ये तो आजकल अच्छी बात है कि क्लोज्ड बाथरूम्स हो गए हैं नहाने वाले, नहीं तो पहले तो एक एक समय ऐसा आता था कि लोग दिवाली के दिन नहाने के बाद सीधा एक ही बार 14 जनवरी को नहाते थे। आई आई नो लॉट मेनी पीपल इन माय विलेज, वो तो मतलब और गर्व से कहते थे, अरे मैं दिवाली को नहाया और उसका सीधा खिचड़ी को नहाया, मतलब 14 सितंबर। खिचड़ी को तो नहाते भी नहीं है, उसके नेक्स्ट दिन नहाएंगे, नहीं तो बोलेंगे काली दुल्हन मिलती है। देख लो नहाना मत आप लोग खिचड़ी को। जब बाद में हम ही बोलोगे सर आपने बोला था खिचड़ी को नहाने के लिए। तो ठीक है, सो स्टेलर क्या है? तो स्टेलर का मतलब समथिंग रिलेटेड टू, हाँ, स्टार्स, और वही नक्षत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं ये। तो सो ये सारी चीजें जो हैं आ जाती हैं इसके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जिसकी हमने बातें करी, फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की हमने बातें करी, फिर और क्या है, अचीविंग मार्टिन ऑर्बिट। मार्टिन ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया कि चांद के ऊपर जो चांद का सतह है ना, क्योंकि कहीं भी अगर इफ वी आर गोइंग एंड वी आर एक्सप्लोरिंग, सो वी नीड टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस ऑफ मून, सो दैट वी कैन नो कि हाँ ठीक है क्या वहां जीवन संभव है, और वट एवर द अदर पर्सपेक्टिव्स आर। On September 24 in 2014, Mangalyaan successfully entered orbit around Mars. India became the first Asian nation to reach Martian orbit and the first country globally to do so on its maiden attempt. Maiden attempt. It was the first attempt of India, and this is one of the most important fact that you should know. This is something that you must write when you are writing an essay in Indian space programs, on Indian space programs, or on MOM, or related to this topic. If you are writing anything, this is a very important thing that you can write, that this was the maiden attempt of India. अपने पहले प्रयास में भारत ने यह सफलता हासिल की. Although you know this, but still while writing you have to mention it. ठीक है. Then by doing this Mangal mission, what were the contributions that India gave to the world? Mangalyaan provided valuable scientific data, including information about Martian surface features, morphology. What is morphology? What is morphology? सर मॉर्फोलॉजी मीन्स ये चीज को ना बढ़ा देना, घटा देना, इमेजिनरी वर्चुअल लेवल पे, या फिर किसी का सर किसी से धड़ से जोड़ देना, ये मॉर्फोलॉजी होती है सब। ओके, सो यहाँ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? सर स्ट्रक्चर से। हाँ जी, सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, वहां का हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, वहां के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है मॉर्फोलॉजी, करेक्ट। मॉर्फोलॉजी, देन मिनरलॉजी. What are the minerals that are found on the Martian surface of the moon? Okay, and the atmosphere that is found at the Martian surface. So the spacecraft's 5 scientific instruments conducted observation contributing to our understanding of the red planet. Okay, so ये हो गया. अच्छा देखिए, मैं तब से मंगल की बात कर रहा हूँ और चांद चांद बोलता चला जा रहा हूँ, और आप लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि सर आप चांद क्यों बोल रहे हैं, बात तो मंगलयान की कर रहे हैं. अभी रेड प्लैनेट मतलब वो बोल के ध्यान आया. ग्लोबल रिकॉग्निशंस, क्या आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि सर चांद चांद क्यों बोल रहे हैं, बात तो मंगल की हो रही है. हेलो, डिपेंड करता है तो सर सर सामने वाला कौन है. ऐसा सबको लगता ही है कि सर आप तो त्रुटि रहते हैं. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. हमें लगा सर सबकी बात होगी उसमें. ठीक है. ग्लोबल रिकॉग्निशंस
इसके थ्रू क्या मिला हमें? The success of Mangalyaan brought global recognition to ISRO and highlighted India's capabilities in space exploration. The mission demonstrated that even countries with limited space budgets could undertake complex interplanetary missions. Look, beautiful lines to write in, without any much, complex data. If we are writing this kind of global recognitions, ना जिसमें कोई डेटा की हमने बात नहीं करी कि इसने वो करा, इसने ये करा, हमने ये करा, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात हमने सीधे शब्दों में लिखा कि द सक्सेस ऑफ मंगलयान ब्रॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इसरो एंड हाईलाइटेड इंडियाज कैपेबिलिटीज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सामान्य सी बात है इसमें कोई। द मिशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इवन कंट्रीज विद लिमिटेड स्पेस बजट्स could undertake complex interplanetary missions and contribute meaningfully to our understanding of the solar system. ठीक है, so that is a kind of global recognition that we achieved. Okay, and what are the future prospects that we can think of? Mangalyaan paved the way for future interplanetary exploration by ISRO. It showcased India's ability to design, plan, and execute missions beyond Earth's orbit. The success of Mangalyaan continues to inspire scientists, engineers, and space enthusiasts globally. So, summarizing it, we can say the Mars orbiter mission Mangalyaan stands as a testament to India's growing prowess in space exploration and its ability to achieve significant milestones in interplanetary missions. The success of Mangalyaan has positioned ISRO as a key player in the global space community. So, this MOM content that I was talking to you is with a very less fact or data, and is a, we can say that a complete package that we can write as an essay. Okay, so this is what. Now if we talk about capability, this is again one topic that we need to know. What is the history of the Indian space programs that we can emphasis on? What are the other important space missions that India has taken? That is again an important aspect. Future prospect we talked about, and then what is your self opinion and your submission, and then a final conclusion that you can give it. So I'm damn sure that you all have not gone through this topic. You have not read it. So I will request again to read the topic, write your own essay on this, and then this will come in your assignments. Maybe tomorrow, maybe day after tomorrow. Tomorrow is the mock test, so maybe it will be in your mock test assignment, or maybe it will be on Sundays. It will be in Sunday assignment. So when you are getting the assignment, write it. उससे पहले आप लोग थोड़ा इसके बारे में बढ़िया तरीके से पॉइंट्स बना लें, नोट्स बना लें, पॉइंट्स बना लें, बुलेट पॉइंट्स बना के रख लें, ताकि आप उसको लिख सकें. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में ये आ जाएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है, दैट इज आप भला तो जग भला. हाँ, बताइए भाई, भले लोग जो है वो बोले. सर इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा यदि गांधी जी के जो बातों से. गांधी जी ने एक वाक्य की बात कही थी कि यदि आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी अन्य उंगलियां आप पर उठती हैं. सर ये आप भला तो जग भला के लिए ये संबद्ध है या नहीं? मतलब ये जो मैंने लाइन बोला है, संबद्ध करना आपका काम है. संबद्ध क्यों नहीं? इस तरह के टॉपिक से कुछ भी संबद्ध हो सकता है. नहीं सर, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आप भला तो जग भला, इसका मतलब है कि आप यदि सही हैं, आप यदि त्रुटि रहित हैं, तो दूसरों पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने आप को चेक करो, या फिर खुद को देखो, जी, इंट्रोस्पेक्ट करो. यही है ना सर इसका वो? जी. हाँ, तो इस लाइन से शुरुआत करें तो एक तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, और फिर आगे बोल सकते हैं कि जैसे स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण होता है. सर इसमें पॉजिटिव ही देना है कि इसका निगेटिव भी देना है, जैसे कि आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा, ऐसा कुछ? नहीं, टॉपिक तो आप भला तो जग भला दिया हुआ है. तो सर बस पॉजिटिव ही इस पे बोलना है. इसमें जरूरी नहीं है.
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी दे सकती हैं, एक पैराग्राफ में आप दे सकती हैं। सर नेगेटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा अच्छा हुआ इसमें चुनौतियाँ, जैसे कि कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ भी होती है, जैसे कुछ सच बोलेंगे तो उसके सामने जो झेलना पड़ता है तो उसको स्वीकार करके, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप भला तो जग भला। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो मुझे लगता है इस तरह का टॉपिक में, हालांकि इस तरह के टॉपिक को लिखने के लिए कोई बहुत सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भाई, हाँ सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, आप भला तो जग भला का मतलब क्या हुआ। ये आपको लिखना है ना शब्दों, आपको क्या है, आपको शब्द 500 शब्द बनाने हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करें कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, कोई बताए। हाँ जी सुनीता जी बताइए, क्या मतलब है आप भला तो जग भला का मतलब क्या है। अगर आप इसे लिखना चाहेंगी तो 50-60 शब्द कैसे लिखेंगी, 100 शब्द में इसका परिचय कैसे देंगी आप। सर हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एकदम कर सकती हैं। हाँ। परोपकार से बढ़कर कोई भी उत्तम कार्य नहीं है, दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं है। इस तरह से सामान्य भाषा में आप लोगों को इंडियन स्पेस प्रोग्राम से संबंधित, इसरो से संबंधित, इससे संबंधित आप लोगों को पहले ऐसे मिला हुआ है क्या, मतलब पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया है क्या। नहीं जी सर, किया जी है सर, क्या नहीं। वो ट्रैक पे है सर। हाँ जी जी सर, ग्रुप में था सर, वो वहीं से नोट भी किए थे हम पहले। है आनंद ना। सर ने किया था सर। अच्छा अच्छा, मतलब आनंद जी ने किया था कि मैंने किया था। नहीं, आनंद सर ने किया था सर। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सर ओके, इस टॉपिक पे एक सर छोटी सी एक स्टोरी है सर, 2-4 दिन पहले पढ़ा था पेपर में सर, उससे भी शुरू कर सकते हैं सर। हाँ स्टोरी सर इस तरीके से है कि एक शीश महल जिसमें चारों ओर शीशे लगे हुए हैं, एक ऐसा घर, हम्म, उसमें एक सर गुस्सैला कुत्ता घुसता है। हम्म, वो भौंकता है उस घर में घुस के, तो उसको सारी तरफ से भौंकता हुआ कुत्ता ही नजर आता है, और उसका बहुत गंदा एक्सपीरियंस लेके बाहर निकल जाता है। फिर अपने दूसरे कुत्तों से कहता है कि ये शीश महल काफी बेकार है, इसकी जितनी तारीफें सुनी थी ये सब झूठी थी, क्योंकि इसके अंदर तो सारे गुस्सेले कुत्ते भरे हुए हैं। फिर दूसरा कुत्ता जाता है अंदर, जो कि थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। वो सिर्फ मुस्कुराता है देख के उस शीश महल को, तो उसको चारों ओर सिर्फ मुस्कुराता हुआ कुत्ता ही दिखता है। तो वो वहां से निकलता है, फिर बताता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो सब वहां पे देखा कि सारे कुत्ते खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। तो सेम ये हमारे साथ ही होता है, जैसे हम प्रतीत होते हैं, जैसे हम अपने आप में महसूस करते हैं, वैसे ही दुनिया हमारी ओर अपनी व्यवहार रखती है। तो सर इस स्टोरी से मतलब लिंक अप करके इसको कर सकते हैं। जस बिल्कुल। पिंडे तस ब्रह्मांडे, ये एक सर उपनिषद का लाइन है, इसमें कहा है कि जैसा आप महसूस कर रहे हैं, जैसा आपका वो पिंड है, चित्त है, वैसा ही आपको संसार भी नजर आता है। कोई आदमी नेगेटिव नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत होता है, तो उसको सब कुछ में नकारात्मकता ही दिखती है। उसी तरीके से कोई अगर पॉजिटिव आदमी हो, तो उसको पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिव चीजों में भी कुछ ना कुछ उसको सार्थक निकल आता है, या फिर खुश, या फिर सर जो हमारे लोभ है, एंगर है, या फिर ये नेगेटिव इमोशंस है, वो हमारे अंदर ही होते हैं, बस हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों पे। वो इंट्रिंसिकली दूसरों में नहीं होते, वातावरण में नहीं होते गुस्से, वो हमारे अंदर होते हैं, जो कि निकलते रहते हैं बीच बीच में, कोई छोटी बातों पर भी निकल जाते हैं। तो हमसे ही शुरू होता है संसार, और कहीं ना कहीं हम पे ही खत्म हो जाता है, ये इसका सर मतलब है। ठीक है। जिस रंग के चश्मे को पहनकर हम दुनिया को देखते हैं, वही रंग की दुनिया भी हमें प्रतीत होती है। सर यहाँ पे एक महात्मा गांधी जी का उदाहरण है, जिसमें कहते हैं कि जैसा हम अपने साथ व्यवहार होना पसंद करेंगे, वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। तो ये भी एक सर इस ऐसे में प्रासंगिक है कि जैसा हम अपने साथ व्यवहार पसंद करते हैं दूसरों से, वैसा ही हम दूसरों के साथ भी करें। जैसा हम दूसरों से, जैसे व्यवहार की हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, जी सर, वैसा ही व्यवहार हम स्वयं दूसरों के साथ करें।
जी सर, जी सर। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, आप क्या करें कि लगे कि आप भले हैं? मतलब अब ये बात हो ना कि आप भला तो जग भला, तो क्या भला मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि भाई कोई चीज किसी के लिए भला हो सकता है, वही चीज किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो क्या ऐसी एब्सोल्यूट चीजें हैं जो आप करें तो लगे कि नहीं आप भला कर रहे हैं जग का या लोगों का? किन चीजों को कैसे आप मानेंगे कि ये व्यक्ति बहुत भला व्यक्ति है यार, बहुत अच्छा करता है? सर सर अगर कोई व्यक्ति बुरा है या भला है, इसका निर्णय सर समाज करता है, मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं या किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी का सामान लेकर, भारी सामान उठाकर किसी दूसरे जगह रख देते हैं, उनकी अगर मदद करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो वो दूसरों से हमारी तारीफ करते हैं कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति जो है मेरा मदद किया, बहुत अच्छा है, दिल का अच्छा है, जेनरस है, ऐसे सर। हाँ, तो एक रामकृष्ण परमहंस जी का भी एक मतलब संस्कृत का श्लोक है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, यानी कि स्वयं का मतलब मोक्ष के राह पे चलना है स्वयं को, और जगत का हित करना है। ठीक यही है। मतलब यही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप तो जगत का हित हो जाएगा? सर आर्थिक सहायता कर सकते हैं, आपके पास है ही और नहीं तो? अगर नहीं है सर तो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे सर उनके साथ। अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम उनकी सर मतलब फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। और और थोड़ा एक्सप्लोर करिए इस चीज को, और थोड़ा आप लोग सोचिए, एक्सप्लोर करिए। जो मैं क्या आपसे पूछूं, देखिए आपको लिखने के लिए ना इस तरह के टॉपिक में अगर आप फंस गए ना तो फंस जाएंगे, फिर शब्द ही नहीं मिलते हैं क्या लिखें, क्योंकि जितनी सारी बातें आपने कही ना इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे आप बोल रहे हैं ना, ये जब आप लिखने बैठेंगे ना तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी ये सारी बातें आपकी। हाँ सर, शिक्षा को सर तो बढ़ावा देकर एक्सप्लोर ये करें कि आप भला तो जग भला, क्या भला, मैं क्या भला तो मेरे लिए जग भला, मतलब वो भलाई में क्या क्या मेरे अंदर एलिमेंट होने चाहिए, ऐसी क्या क्या चीजें मेरे अंदर हो, या मैं समाज के लिए करूं या मैं सोचूं तो ऐसा लगे कि हाँ मैं भला कर रहा हूं या मैं भला हूं, और तब मैं एक्सपेक्ट करूं कि न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ पे लागू हो जाए, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यही कह रहा है ना, ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन यही तो है। हेलो। यस सर। यस सर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या सर बोलते हैं? इसमें व्यक्ति के करेक्टर का भी तो लिख सकते हैं ना, कि वो सदाचारी होना वही चाहिए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो जब एक्सप्लोर सद्गुणी करें होना थोड़ा सा। चाहिए। तो यहाँ 30 लोग हैं इस सेशन में। हेलो, एक मिनट, यहाँ इस सेशन में 30 लोग हैं, ठीक है? आप सोचें एक एक ऐसी खूबियां आप सोचें कि ये यदि आपके अंदर में हो तो वह समाज के लिए भला उसको माना जाएगा, है ना? जैसे, और जो थोड़ा सार्वभौमिक हो, जैसे चुगली करना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाय गॉड बोलेंगे सर हम तो बिल्कुल चुगली नहीं करते हैं, कभी कहीं किया नहीं आज तक जिंदगी में? सर कोई नहीं है। सर वो हंसी ठिठोली कर लेते हैं सर, चुगली वगैरह उतनी वो आदत नहीं है सर। क्या कर लेते हैं? हंसी ठिठोली सर। अच्छा, हंसी ठिठोली कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कहने का मतलब क्या है, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या क्या गुण हैं जो आप अगर शोकेश करें, जो आप यदि अपने अंदर में डेवलप करें। सर और मुझे लगता है कि काइंडनेस और किसी का भी नेचर बिहेवियर, उससे आप ज्यादातर पता लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसे है। और वैसे मुझे नहीं, लगता तो है कि पहला हमने एक ऐसा लिया, अगर इन्होंने कुछ कहा दयालुता, अच्छा, यानी कि आपको सर दयावान होना चाहिए, है ना? हाँ जी। और सर अगर मेरे को लगता है कि ये टॉपिक आया तो इसमें हम जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था, मैं एक उनको स्पिरिचुअल गुरु है वो, उनको फॉलो करती हूँ। उन्होंने बोला कि मुझको बहुत सारे डीएम आ रहे हैं कि लाइक लोग सुसाइड करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी है आसपास। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरों को हील करने से बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो आप वो भी कर सकते हैं, और उससे बड़ा एक सोशल सर्विस से बड़ा कुछ भी नहीं है। और इतने बड़े-बड़े मतलब, हमारे पास हाँ, तो मतलब एग्जाम्पल्स हैं एक एक जिससे। हमने शब्द ले लिया, दयालुता, है ना? आप दयावान होने चाहिए। दयावान का मतलब क्या हुआ?
सर दयावान का मतलब हुआ कि लाइक अगर कभी भी किसी को भी जरूरत है, हर किसी के प्रति एक सहानुभूति वो होना है और ना? हर चीज को एक उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के थ्रू समझना और वो चीजों को देखना, हाँ, वो चीज मेरे को जितने लगता भी है कि जितने भी कोई क्रिएचर्स इंसान हैं विषम परिस्थिति में हो उसकी मदद कर देना। मदद करना, तो आप एक हो गया आपका दयालु होना, काइंडनेस आपने बता दिया, ऐसा और क्या है? सर इंसान का व्यवहार अपने समाज व्यवहार के नहीं, मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, व्यवहार में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ओके जैसे आपने एक कहा दयालुता, ठीक है, और क्या होगा? सर ये सारी और चीजें रह अपेक्षाएं। जाती हैं उसमें, मतलब एक उसको ही लाके एंड में कंक्लूड कर देती हैं। होनी चाहिए। अभी कंक्लूजन पे मत पहुंचे, अभी ऐसे हमने लिखा कहाँ कि आप कंक्लूजन पे चले गए? सर व्यक्ति को सर न्याय न्याय न्यायिक होना चाहिए, क्योंकि ओके, सर अगर सर समाज में सदाचारी स्वभाव, हाँ सर ये सब हो सकता है। सदाचारी नैतिक स्वभाव, मूल्यों का ध्यान उत्तम रखते चरित्र हुए वाला। हाँ। अच्छा, आप लोग ना आप सोचिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भला होने की शर्तें क्या है, तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भला होने के लिए? हाँ सर। यस सर। तो एक बात हमने कह दिया, एकदम हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते। एक तो हमने कह दिया काइंडनेस होना चाहिए, दूसरी हमने क्या कह दी, ईमानदारी होनी चाहिए, और मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ये जी सर सर। मोरालिटी भी जितने भी होनी मैंने सर चाहिए मैं सर, मैं गुडनेस मैं हाँ, होनी यू चाहिए। शुड फॉलो द मोरल एथिक्स। जी सर। हेलो, अच्छा, यस और क्या सर। होना चाहिए? सर इसमें ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से जाना पेशेंस, जाता है। धैर्य होना चाहिए। नहीं, यदि सर व्यक्ति ना भी रहे, डिफरेंट ये थिंग, धैर्य शरीर तो ना भी रहे तो व्यक्ति उनके हाँ, कर्म हमेशा रहते हैं, तो उनकी अच्छाई उनकी भलाई हमेशा रहेगी। लेकिन यह भी देखा जाता है कि जंगल में जो सबसे ज्यादा सीधे होते हैं वही वृक्ष सर्वप्रथम काटे जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ समाज में भले लोगों के साथ भी वर्तमान परिस्थिति में हो रहा है कि जो जितने भले हैं उनके साथ उतना बहुत बार गलत हो जाता है। थैंक यू बुरे सर। बन जाए, तो इसका मतलब बुरे बन जाए? नहीं सर, नहीं तो सर। इसका मतलब ये है कि सज्जन लोग जो हैं वो हमेशा मतलब समाज में उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के कार्य करने चाहिए और अपने कर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति अम, ये तो सर हम मतलब अल्टरनेटिव दिए कि मतलब पर्सपेक्टिव दिए समाज का। उसके बाद ये कह सकते हैं कि सज्जन लोग बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे, तब समाज जो है वो भी सत्कर्म की ओर अग्रसर होगा। और क्या कहते हैं, समाज जो ज्यादातर समाज जो है वो अच्छे लोगों की भलाई से ही आज आगे बढ़ रहा है। एक नजरिए से देखा जाए, धर्म कर्म ये सब जितने भी हो रहे हैं समाज में, वो उसमें एक बड़ा समुदाय भाग ले रहा है और वहाँ पे सत्कर्म की चर्चा और ये सब भी की जा रही है। तो वहाँ भलाई आज जितने भी हम देखते हैं कि संत हैं, महात्मा हैं, चाहे वो निराकार ईश्वर को मानते हो या साकार ईश्वर को मानते हो, वे सभी हमें अपने कर्म को अच्छा रखने का ज्ञान देते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के लिए कहते हैं, भले दुनिया कितना भी बुरा हमारे साथ करे। तो इससे हमें पता चलता है कि आप भला तो जग भला। थैंक यू। ये सर सर और सर इसमें देखो सर मैं एक एक चीज आप भी फॉलो इसमें करती हूँ। एक 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 अरे एक जो बात आप मंजूषा जी ने कही, उसमें एक चीज और ही ऐड कर सकते हैं कि भाई आप भले बने, है ना, सरल बने, भले बने, लेकिन बेवकूफ ना बने, है ना। भले बनने और सरल बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ बन जाए ताकि कोई भी आपको ठग के, लूट के या बेवकूफ बना करके, है ना, आपको चला जाए। जी, सिंपी जी, यस और क्या है? सर टी.एस. इलियट एक इंग्लिश के अच्छे राइटर हैं सर, नोबेल हम्म, प्राइज भी उन्हें मिला हुआ है हाँ हाँ, सर। वो द वेस्टलैंड नाम का एक पोएम लिखे हुए हैं। हम्म, उसका सर एंड वो इस तरह से करते हैं, हम्म, 3 दा से करते हैं सर, दा दा दा। हम्म, जिसमें सर पहला दा का है सर दान। हम्म, दान तो हम सभी परिचित हैं, दान के क्या करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि 10% कम से कम हम अपने
लाभ का, या फिर 10% हम अपने समय का दूसरों के भलाई में, या फिर 10% हम अपने रिसोर्सेस का दान करें। फिर से दूसरा दा का मतलब है दमन। दमन किन चीजों का दमन? जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि की दमन होनी चाहिए, ताकि सिर्फ नेगेटिव जो कैपेबिलिटीज है, नेगेटिव वो है, नेगेटिव इमोशंस, वो दमन हो जाए। और तीसरा दा का उनका मतलब ऐसा, तीसरा दा से दान, दमन और दया। दया सर आपने चर्चा किया ही। दया का भी सर दो प्रारूप है। पहला सर सहानुभूति। सहानुभूति मीन्स जो सिंपैथी जिसको बोलते हैं, हम दूसरों के संवेदनशील होते हैं, दूसरों के दुखों में अपना दुख व्यक्त करते हैं। और सर दूसरा होता है समानुभूति। सहानुभूति और समानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी में सर उसको और डीपली फील करके, जो कोई व्यक्ति अगर दुख में है वो जैसा फील कर रहा है, उसके स्थान पे हम खुद को रख के देखते हैं, और फिर उसी को फील करके फिर उसके साथ हम उसके दुख को कम करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सर दो, इसका दया का दो आयाम है। तो सर ये दान, दमन और दया, ये तीनों वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने काफी व्याख्या के साथ बताया है। तो ये भी सर एक तरीके का बीच में सर बॉडी में डालने के लिए ठीक रहेगा सर ऐसे में। ठीक है। और क्या हो सकती है अच्छाइयाँ भलाई करने के लिए? और क्या क्या अच्छाइयाँ हो सकती है? अश्विनी जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी आवाज हम सब सुन नहीं पा रहे हैं। सर चैरिटी, बेनेवलेंस, परोपकारिता, बेनेवलेंस, कंपैशन, करुणा। और तो आपने जब इस तरह का ऐसे लिखने की शुरुआत, हाँ, जब आप इस तरह का देखिए, जब अगर आप ना सिंपल बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन जब ना आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो सारे विचार एक साथ आपके दिमाग पे धावा बोलेंगे, सब आएंगे एक ही साथ, पहले मैं, है ना। तो देखिए, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप पहले परिचय लिख दें, फिर समस्या का परिचय दे दें, फिर समस्या के कारण बताएं, फिर उसके समाधान बताएं, या फिर उसके लिए किए जा रहे प्रयासों के बाद। इस तरह का जो इसे होता है, उसकी क्राफ्टिंग आसान होती है। उसमें क्या होता है कि वो स्वतः ही मतलब उसकी रूपरेखा तैयार होती चली जाती है और आप आसानी से लिख पाते हैं। लेकिन जब इस तरह का ऐसे आप लिखने का अटेम्प्ट करेंगे ना, तो इसमें ना बहुत सारे विचार एक साथ आपके दिमाग में आएंगे। किसको पहले लिखें, किसको बाद में लिखें, किसको किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट करें, वो थोड़ा सा एक इशू आपके साथ सामने आता है। इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा लिखने के बाद में ना, क्योंकि ये एक तरीके से कहें तो उपदेशात्मक टाइप का आपको बात लिखना है, मतलब आप उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें ना थोड़ी देर के बाद में ना आप आउट ऑफ वर्ड्स होना शुरू हो जाता है, चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाती है, वही विचार बार बार आने लगते हैं। इसीलिए आपको इसको क्या करना है, जैसे ये टॉपिक को लेकर के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपने एक परिचय दिया विषय का, कि ये जो मुहावरा आप भला तो जग भला, इसका अर्थ क्या है। जैसे आप में किसी ने एक एग्जाम कहानी सुनाया था, तो इस तरह की कोई छोटी सी कहानी या कोई छोटा सा प्रसंग जो है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, कोई छोटा सा प्रसंग जो है, उसको दे करके आप इसका एक परिचय दे सकते हैं कि आप भला तो जग भला का मतलब क्या होता है, वो दे दिया आपने। फिर भलाई से संबंधित, मतलब भला हम किसको बोलेंगे, आप क्या करेंगे तो आपको भला कहा जाएगा। भला होने की शर्त हमारे समाज में क्या है ना, भला होने की शर्त क्या है? सबसे पहले आपने किसी ने कहा सदाचार, आपका व्यवहार लोगों के साथ में अच्छा होना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्या मतलब है? सबसे पहले व्यवहार कहाँ से शुरू होता है? आपके बोली, आपकी बातों से शुरू होता है। आप अच्छे से बात करनी चाहिए। आप समाज को सबसे पहली चीज क्या दे सकते हैं, जो बिना किसी मेहनत और बिना किसी एफर्ट के? दो मीठी बोली, खुशी। हाँ, बोली, दो मीठी बोली ना, बोली। आप जा रहे हैं, आप पता लगा कि भाई आप एसएससी में सिलेक्ट होकर के और ट्रांसलेशन ऑफिसर बन गए, अब गांव में जाना तो अकड़ के चल रहे हैं, आपका जो गर्दन है वो बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं 90 डिग्री से ज्यादा 100-200 डिग्री पे जो है एकदम ऐसे बिल्कुल तना हुआ है, ना किसी को देख रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। अरे भैया वो तो बड़ा आदमी बन गया मैं तो, नहीं, है ना। सबसे बात करें, समाज के हर तबके से बात करें, आप हर तबके से बात करें, चाहे वो
मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हों या जो भी, हर आदमी से प्यार से बात करें, है ना। कोई कुछ पूछता है तो उसे प्यार से जवाब दें। कोई आपसे सलाह लेने के लिए आता है ना, सबसे सस्ती चीज क्या होती है? सलाह होती है। हाँ, झुकेगा नहीं, अपन फायर है, फायर क्या बोलता है, मतलब फ्लावर नहीं, फायर है। तो फायर नहीं बनना है, फ्लावर बनना है ना, क्योंकि फायर से सब लोग दूर भागते हैं, बस सर्दियों में थोड़ा नजदीक रहते हैं, और और फ्लावर के सब नजदीक आना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये, सबसे पहला आपका ट्रेड भलाई का यहाँ से शुरू होता है कि और आप सब इसमें लोगों ये से, भी देख सकते हैं ना, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्ति है। एक बार इसको समूह में डाल दीजिएगा मंजूषा जी, जितने भी टॉपिक पंक्तियां आप लोगों ने कही सब डाल दीजिएगा। डाउन टू अर्थ रहना होगा, बिल्कुल, है ना, डाउन टू अर्थ रहना होगा, मतलब बिल्कुल आप सामान्य रहें और सबसे सामान्य तरीके से बात करें। इस तरीके से बात करें कि सब जो है आपसे मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद करें, आपके और अपने बीच में लोग दूरी महसूस ना करें, है ना। कबीर जी ने, सहज महसूस करें। हाँ, सहज महसूस। कबीर जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, है ना। तो ये, तो इस तरीके से जो है आपने सबसे पहले तो अच्छे से लोगों से बात करना है। व्यवहार का सबसे, मतलब अच्छे व्यवहार का सबसे पहला काम क्या है? आप लोगों से प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, पहली बात हो गई। दूसरी बात, झूठ ना बोले, बवंडर ना बांधे बेमतलब का, किसी से झूठी कमिटमेंट ना करें, है ना, किसी को झूठी दिलासा ना दें, ठीक है। कोई आपसे यदि कोई सलाह मांगने आ रहा है ना, तो अच्छा सलाह दें, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपसे अगर सजेशन मांगने आएगा तो आप उसको ऐसा सजेशन दे दें कि वो जिंदगी भर के लिए उसको पछताओ कि इस इंसान से मैंने क्यों सलाह मांग लिया। देयर आर पीपल लाइक दैट, ऐसे लोग हैं, और उनको जो है ना उसका रिटर्न भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। समटाइम्स दे रियलाइज एंड समटाइम्स दे डोंट, बट दे गेट इट, है ना। जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं ना, उसका परिणाम हमें, मतलब स्वर्ग और नरक कहते हैं कि धरती पे ही है, अलग कोई दूसरी दुनिया नहीं है स्वर्ग और नरक वाली, यही है। और हमें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम भी यही मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी यही मिलता है। तो ये हो गया आपका, आप अच्छे से बात करें लोगों से, अच्छे से व्यवहार करें, लोगों की मदद करें। जरूरी नहीं कि आप आर्थिक मदद ही करें, किसी भी तरह की आप मदद कर सकते हैं, है ना, जो भी मनसा वाचा कर्मणा। हाँ बिल्कुल, जो भी आपके वश में है, जो आप कर सकते हैं, जो आपसे संभव है, आप लोगों की मदद करें। आप झूठ ना बोले, है ना, कहीं कुछ चोरी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, है ना, इस तरीके से इन चीजें आप ना करें, है ना। तो क्या रहेगा कि धीरे 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 जो है आप, अच्छा, और इन सब से ऊपर एक बात जो बहुत गूढ़ बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसको आप लोग लिख सकते हैं, लिखने लायक भी और समझने और जानने लायक भी है। वो क्या है कि आप ये सब दिखावे के लिए ना करें, है ना। ऐसा नहीं कि अभी आज से सर ने क्लास में बोल दिया आप भला तो जग भला, आज से मैं भला बन जाता हूं और दिखाने के लिए मैं लोगों से अच्छे बात कर रहा हूं। मन में तो उस इंसान के प्रति मेरे लिए बहुत कुटिलता है, लेकिन ऊपर से बहुत अच्छे से बात करने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो क्या है ना, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। मानस में तुलसी बाबा लिखे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो आपकी जो भावना है ना, वो कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाती है। आप, अगर आपको लगता है ना, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत, मैं आपको एकदम सिंपल साइकोलॉजी बता रहा हूं कि आप किसी व्यक्ति से बहुत नाराज हैं या उसके प्रति आप ईर्ष्या या द्वेष का विचार मन में रखते हैं और आप उसके पास जाते हैं, आप जैसे जाएंगे ना, आप कुछ ना बोले ना, वो आपकी जो एनर्जी, आपका जो वाइब है ना, वो उसको बता देगा कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है। वो फील कर जाएगा इस बात को। आप चाहें या न चाहें, आपके भाव, आपके मन के भाव आपके चेहरे से परिलक्षित होते हैं, उसके लिए जुबान को चलने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने मन में लोगों के प्रति ना प्रेम का भाव रखें, सद्भाव का भाव रखें, लोगों के प्रति अच्छे विचार रखें। किसी ने बुरा भी कर दिया ना, उसके प्रति भी अच्छा विचार है, कोई बात नहीं है, ये नादान है, ये मूर्ख है, इसको पता नहीं है, अज्ञानी आदमी है, मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे तो पता है, उसने कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया, कोई समस्या नहीं। द्वेष ना पालें, ईर्ष्या लोगों से ना करें। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में हो गई है कि किसी व्यक्ति की कोई छोटी अचीवमेंट होती है तो खुश होने के बजाय लोग उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं।
यह ईर्ष्या इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अल्टीमेटली हम अपने आप का नुकसान करते हैं ईर्ष्या करके, तो ये ना करें। तो जब आप ये सारे ट्रेड्स अपने अंदर डेवलप करेंगे या इसको आप धीरे धीरे अपनाएंगे तो ये आपके व्यवहार में स्वतः परिलक्षित होगा। इसको आपको दिखाने दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः अपने आप बाहर आएगा। भाई अगर किसी के प्रति आपके मन में द्वेष नहीं है तो आप उससे अपने आप प्रेम से बात करोगे, और मन में जहर भरे हो और प्रेम से बात करने जा रहे हो तो एक आध मिनट तो चलेगा आपका ये जो मतलब ड्रामा है, मतलब इसको एक्सटर्नल ड्रामा है, लेकिन 2-4 मिनट के बाद में वो अंदर वाला भाई इंसान तो अंदर ही बैठा है आपके ऊपर, तो सिर्फ शरीर है जो कि नश्वर है, और अंदर जो इंसान बैठा है वो तो अमर है, वो तो बाहर आएगा ही क्योंकि वही असली है। शरीर तो किराए का मकान है, किराए का घर है, ऐसा कहा जाता है। जो अंदर बैठी हुई आत्मा है, इंसान आप तो वही है एक्चुअली। आप कौन है? क्या आपका शरीर आप है? नहीं। अगर आपका शरीर आप होते या हम होते या कोई व्यक्ति होता तो जब तक वो आत्मा उसके अंदर है तब तक तो सब लोग उसको इतना प्यार करते हैं, और उसके बाद उस शरीर को जो है, जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है तो उसके अपने उसको ले जा करके और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और किसी को क्षण भर भी, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और उसको थोड़ा सा कहीं कट लग गया या थोड़ा जल गया तो मतलब सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं। एंड देन हम, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमें उसको सबसे पहले अपने अंदर के भाव को ना अच्छा करना है लोगों के पास। जब हम अपने अंदर के भाव को अच्छा करेंगे, है ना, अगर मेरे मन में भाव है कि अरे आज यहाँ मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 40-50 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे अंदर भाव है कि ये सब सिलेक्ट हो जाए, तो जब मेरे अंदर ये भाव आएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली ये भाव जो है मेरे प्रयासों से, मेरी बातों से, मेरी मेहनत से, है ना, वो परिलक्षित होगा। ऐसा नहीं कि ये बेस्ट होगा या इससे अच्छा और कुछ नहीं, बहुत कुछ इससे अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं गलतियां नहीं करूंगा, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग विच मैटर्स इज कि मैं अपने अंदर क्या भाव रखता हूं आप लोगों की। आप अपने अंदर अपने पड़ोसी के लिए क्या भाव रखते हैं, आप अपने अंदर अपने दोस्तों के लिए क्या भाव रखते हैं, वही चीजें आपके व्यवहार में परिलक्षित होगी, वही आप एक्चुअली समाज को दे रहे हैं। और जब भाव अच्छा रहेगा तो आप जो है अच्छे काम करेंगे, है ना, आपको किसी की मदद करने की इच्छा करेगी। ठीक है, जैसे हमारे साथ अभी हमने 3-4 दिन पहले हमें एक हमारे साथ मतलब जुड़े तो बहुत दिन से हैं, योगेश हैं, जबलपुर के पास किसी ट्राइबल एरिया से हैं बेचारे, एंड ही इज विजुअली हैंडीकैप। तो पिछले साल उनका इसलिए नहीं हो पाया था कि उनको स्क्राइब अच्छा नहीं मिला था, एसएससी ने कोई ऐसे ही मतलब नॉर्मल से किसी बंदे को दे दिया, उसको लिखना ही ढंग से नहीं आता, दैट ही फेल्ड। तो उन्होंने मुझसे फोन पे संपर्क साधा और उन्होंने मुझसे, हालांकि कहा नहीं कि सर आप करिए, उन्होंने ऐसा ही अपनी समस्या बताई। एंड मुझे लगा कि अरे ये बच्चा यदि हमारे साथ तैयारी कर रहा है और मेहनत कर रहा है तो केवल क्या इस कारण से हम इसे, मतलब इस कारण से इसका ना हो तो कितना बुरा इसको लगेगा। एंड देन मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया और आप में से ही एक पार्टिसिपेंट ने मुझे भोपाल में एक स्क्राइब लिखने वाले का पूरा अरेंजमेंट करके एंड शी सेंड मी द नंबर एंड वी डिड इट। तो अब हो गया, क्यों? क्योंकि एक अच्छी भावना मेरे पास भी थी, मैंने जिसको कहा उनके पास भी थी, आप सबों ने भी, बाकी जो लोग भी वहां आसपास के, आप सबों ने प्रयास किया होगा। नहीं आप सोचते अरे मैं क्यों करूं, तो मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरी एक सीट खा जाएगा, ऐसा नहीं। तो यही अच्छाई है और यही भलाई आप करें तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है। कई बार आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ में हो जाती होंगी। मैं अभी गांव गया था, मैं बाई रोड आ रहा था तो औरंगाबाद से बिहार के औरंगाबाद से मैं आगे बढ़ा तो एकदम बीच रोड पे मेरी गाड़ी में एक समस्या हो गई और मेरी गाड़ी बंद पड़ गई एकदम अचानक से, और मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस जगह के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। तब तक अचानक से एक बाइक सवार उधर से आता है और वो अपने आप रुक जाता है मेरी गाड़ी के पास में। क्या हुआ सर? अरे ये प्रॉब्लम हो गया। वो मुझे अपनी गाड़ी पे बिठाता है बाइक पे, वहां से 6 किलोमीटर दूर आगे बाजार है वहां लेके जाता है, वहां मैकेनिक से बात करता है, मैकेनिक वहां से अपनी बाइक लेके आता है, ठीक करता है ना। और पैसे कितने लेता है मैकेनिक ठीक करने के? बोलता है, मैं बोला कितने पैसे? तो सर 50 रुपए दे दो। अरे यार 50 रुपए का क्या होता है? तो चलो मैंने उसको दे दी। और लड़के को बोलता हूँ कि यार तुम 100 रुपए रख लो, कम से कम पेट्रोल तुम्हारा आना जाने का खर्चा। आप तो ये बिजली के जो मीटर रीडिंग करते हैं ना नॉर्मल, जो कॉन्ट्रैक्ट पे बिहार सरकार में, मतलब कितनी सैलरी होगी। बट ही डज नॉट टेक, नहीं सर ऐसे नहीं है। तो उसने क्यों किया? किस भावना के वशीभूत होकर के किया? नहीं भी करता तो क्या फर्क पड़ना था, है ना? क्योंकि उसके अंदर की भावना अच्छी है।
अब वो उसने ऐसा मेरे साथ किया, कहीं ना कहीं उसके साथ में वो चीजें फलीभूत होकर उसको वापस मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ना, थोड़ा सा जब ऐसे टॉपिक्स पे आप लिखते हैं ना, तो थोड़ा सोचिए आप लोग, है ना। एकदम सुपरफिशियल इन टॉपिक्स को आप नहीं लिख सकते, थोड़ा सोचिए कि क्या क्या एलिमेंट इसमें और हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है राज कुशवाहा जी, बिहार के लोग कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव होते हैं। आई डो नॉट एग्री विद दिस। यस, बिहार के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, और मैं तो पूरे देश में घुमा हूं, शायद ही ऐसा कोई, मैंने पूरे देश में रहा हूं, मैं पूरे देश के अधिकांशतः राज्यों में मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं मिला जहां के लोग सपोर्टिव ना हो, ठीक है, जहां के लोग सपोर्टिव ना हो। बहुत सपोर्टिव सब हर जगह के लोग होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे बात करते हैं, आप कैसी भावना लोगों के प्रति रखते हैं, है ना। हर जगह के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, पीपल आर वेरी स्वीट, कुछ लोगों को छोड़ करके। कुछ मकड़े तो और कुछ कॉकरोच तो हर जगह होते हैं, वो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया। तो इस तरह से भला होने की ये सारी शर्तें, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया कि भलाई की शर्तें क्या क्या है, उसमें 5-7 पॉइंट आपने लिख दिया। आपने मोरल वैल्यूज लिख दिए, आपने ऑनेस्टी लिख दी, है ना, आपने अच्छा व्यवहार सदाचार लिख दिया, है ना, आपने ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या द्वेष से रहित आपको होना है, इस तरह से आपने 5-7 पॉइंट्स लिख दिए। आपने लोगों से अच्छी बात करनी है, सच बोलना है ना, लोगों को झूठे दिलासे नहीं देने हैं, झूठी कमिटमेंट नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, नॉट टू डिसीव एनीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को धोखा नहीं देना है ना। हमेशा जो है अपनी तरफ से अपने लेवल पे प्रयास करना है कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। हालांकि बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, पर आपको अपने स्तर पे प्रयास करना है, ताकि कल को कुछ हो भी तो एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर टू योरसेल्फ कि नहीं नहीं, मैंने गलती नहीं करी थी, बाकी सारी चीजें मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं भगवान तो हूं नहीं। तो किसी को धोखा नहीं देना है, अपनी तरफ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी है, चाहे वो कोई भी हो, उसके प्रति बुरी भावना नहीं रखनी है, अच्छी भावना आप सबके प्रति रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने आए तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई नुकसान पहुंचाने आए तो घुमा के बिल्कुल दो देना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तुमको 2 थप्पड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं यार, है ना, ये तुम इसको डिजर्व करते थे, बट अब तो कम से कम अच्छे हो जाओ, अब अच्छे से रहो। तो ये है। तो फिर वही बात आ जाती है कि भला होना है, बेवकूफ नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप इतना भला हो जाओ कि कोई आए और आपको जो है कुछ भी बोल के या मतलब आपके साथ कुछ भी करके चला जाए। इट कैन नॉट। भला होना है, पर हमें अपने हितों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, है ना, हमें सजग रहना है, और हमें अपने प्रति भी जागरूक रहना है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या शर्तें हैं भला। फिर उसके बाद क्या है, अब आप यदि भले हैं तो आपके समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोच के जरा देखिए ना, कि आप भले हैं तो आपका समाज मतलब आपके आसपास के लोग, आपके जो भी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव कि आप भले हैं तो आपको देख करके और भी बहुत लोग भले हो जाएंगे, सोचेंगे यार इतना बढ़िया इंसान है यार, काश ऐसा मैं भी बन जाता। तो कुछ तो प्रयास करेगा। तो क्या करेंगे आप, अपनी खुशबू बिखरेंगे तो थोड़ा तो आपके आसपास का जो माहौल है थोड़ा तो खुशनुमा होगा, सुगंधित होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप भले हैं, आप समाज का भलाई करना चाहते हैं, तो आपके समाज में जो है लोगों में आपके प्रति एक विश्वास रहेगा, एक उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक संबल रहेगा मन में कि चलो यार कल को कोई दिक्कत आती है तो गौरव जी है ना, गौरव जी से हम बात कर लेंगे या उनसे मदद मांग लेंगे। दे विल हैव अ ट्रस्ट, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली जनरेशन के ऊपर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ेगा। लोग उदाहरण देंगे आपका, अरे यार देखो गौरव की तरह बनो यार, देखो कितना बढ़िया इंसान है ना, क्या है, पैसे तुमने कमा लिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो आपकी जो अगली जनरेशन होगी वह अच्छी होगी। इस तरह और भी आप जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूं, आप लोग और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपकी भलाई का समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर जो प्रभाव आपकी भलाई का समाज में पड़ेगा, उसका आपके ऊपर प्रति प्रभाव यानी कि काउंटर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोग आपको कितना रेस्पेक्ट देंगे, फिर आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके परिवार को बहुत इज्जत मिलेगी, क्योंकि आपको इज्जत मिलेगी तो आपके परिवार को भी इज्जत मिलेगी समाज में। आपके बच्चे भी बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे आपकी वजह से। भाई आपका बच्चा कहीं निकला और कोई बोल रहा है इसका बाप तो बेईमान है, व्हाट विल ही फील। और ये बेईमानी ऐसी नहीं कोई बहुत बड़े स्तर की हो तो ही कोई बोलता है, 100 रुपए की बेईमानी में भी लोग बोल देते हैं, 2 किलो अनाज की बेईमानी में लोग बोल देते हैं। तो ये हर चीज में मेंटेन करनी है।
फिर उसके बाद में आज के सामाजिक परिदृश्य में क्या अर्थ है इसका। हम ऐसा कह रहे हैं कि धीरे धीरे मानवता खत्म होती जा रही है, ईमानदारी खत्म होती जा रही है ना, संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है एक दूसरे के प्रति, है ना। कोई आदमी सड़क किनारे एक्सीडेंट होके पड़ा है और लोग इधर आ जा रहे हैं, किसी को उससे मतलब नहीं है। आदमी से फिर भी थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है, पशुओं से तो लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं है। आप सड़कों पे निकलिए तो मतलब रोज मतलब मुझे तो बड़ा दुख होता है देखते हुए कि कितने ही पशु सड़कों पे आज मरे पड़े रहते हैं, किसी को से तो संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। तो ऐसे परिदृश्य में आप भला तो जग भला, इस मुहावरे का क्या औचित्य है ना। तो ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर लिख सकते हैं और लास्ट में आपके अपने विचार और एक सकारात्मक निष्कर्ष के साथ आप इस टॉपिक का एंड कर सकते हैं। तो ये योजना इस तरह के टॉपिक में जब आप बनाएंगे तब जाकर के 500 शब्द अच्छा आप लिख पाएंगे बढ़िया मार्क्स। और नहीं तो क्या होगा, रिपीटेशन बार बार होगा, उन्हीं विचारों का बार बार रिपीटेशन। हेलो जी सर। जी सर। तो इस तरीके से जो है हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। बहुत सारे लोग जो है लीव भी कर गए, 18 ही बचे, कोई बात नहीं। पूजा के आखिरी तक जो रहते हैं प्रसाद उन्हीं को मिलता है। सर 500 से ज्यादा 5000 शब्द लिख दिए जाएंगे इसमें तो। नहीं देखिए, कंटेंट आपके पास में रहेगा तभी तो फिल्टर करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा ना। चलिए, तो हम जो है आज के इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर कल मॉर्निंग डिस्कशन सेशन नहीं रहेगा संडे को, कल सीधा मॉक टेस्ट रहेगा। कल मॉक टेस्ट आप सबको अटेंड करना है, या फिर आप लोग करना चाहते हैं बताएं, जैसा आप लोग कहें। सामान्य तौर पर संडे को मैं मॉर्निंग सेशन नहीं रखता हूँ। आप लोग की इच्छा आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मॉक ठीक है, मॉक ठीक है, सेशन रहने देते। मॉक रहने देते हैं।